बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू इन्फोमाइन। आज का जो टॉपिक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट क्राइसिस इन पाकिस्तान, पीडीएम और पीटीआई। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीडीएम? डियर ऑडियंस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि न सिर्फ तालीमी याफ्ता और एजुकेटेड तबके में पाए जाते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन आम लोग भी करते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा बदतर है, इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? क्या ये पीटीआई है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम है? डियर ऑडियंस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें समझें। इस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इंडिकेटर क्या है जो हम लोगों को ये बताए कि कोई मुल्क क्राइसिस में है या द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग। देयर आर मेनी इंडिकेटर दैट कैन सिग्नल अ क्राइसिस इन एनी कंट्री। सबसे पहले इकनॉमिक क्राइसिस। आम तौर पर क्राइसिस तो बहुत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम है और मैं समझाना चाहता हूँ वो इकनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इकनॉमिक क्राइसिस के जो इंडिकेटर है वो जीडीपी ग्रोथ रेट की डिक्लाइनेशन है, उसकी कमी है। इस तरह राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाई डेट लेवल है, और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो है कि वो ज़्यादा है या कम है, इससे पता लग जाता है कि कोई कंट्री क्राइसिस में है कि नहीं। इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ये ज़ाहिर करेगा कि किसी कंट्री में जो लीडरशिप और गवर्नमेंट की चेंजेस है वो कितने टाइम बाद होता है। इस तरह प्रोटेस्ट, सिविल अनरेस्ट, वायलेंस, रियाट्स वगैरह ये चीज़ें होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझें। टर्मिनोलॉजीज नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये वो इस्लाहात हैं जो इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। अगर ये टर्मिनोलॉजी कोई बंदा न समझे, उसको दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, तो उसके लिए मुश्किल है कि वो क्या करे, वो ये समझे कि क्या इस क्राइसिस का ज़िम्मेदार कौन है, क्या ये पीटीआई है या पीडीएम है। सबसे पहले जीडीपी क्या है? जीडीपी इंग्लिश में मैंने लिखा है कि जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप the value of all goods and services produced within its border in a given period of time, usually a year. जीडीपी किसी मुल्क की कुल इक़्तिसादी पैदावार का एक पैमाना है जिसका हिसाब एक मुकर्रर मुद्दत, आमतौर पर एक साल में, इसकी सरहदों के अंदर पैदा होने वाली तमाम अशिया और ख़िदमात की कीमत को शामिल करके लगाया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी मुल्क की कुल इक़्तिसादी पैदावार का एक पैमाना जीडीपी है। अगर किसी मुल्क की जीडीपी अच्छा है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि द कंट्री इज़ इन प्रोग्रेसिंग। लेकिन अगर जीडीपी कम है तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री क्राइसिस में है, और वो कंट्री क्राइसिस में चला जाता है अगर उसकी जीडीपी कम है, अच्छा नहीं है। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है तो वो कंट्री प्रोग्रेस में है, लेकिन अगर वो कम है तो वो क्राइसिस में चला जाता है, और वो रेट है जीडीपी की जो मैंने ऊपर जिक्र किया है। थर्ड टर्मिनोलॉजी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोज़गारी की शरह। सिंपली अगर बेरोज़गारी किसी कंट्री में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्राइसिस में है, लेकिन जो अगर बेरोज़गारी कम है तो वो प्रोग्रेस कर रही है और वो
کرائسس سے نکل جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھا ہے the unemployment rate is the percentage of the labor that is unemployed and actually seeking employment in an economy at a specific point in time. It measures the number of people who are willing and able to work but are unable to find a job. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں کہ وہ willing ہے کہ وہ کوئی جاب کرے، لیکن اس کے لیے کوئی جاب اس کنٹری میں نہیں ہے۔ اور جو ٹرمینالوجی ہے وہ نیشنل ڈیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کنٹری پہ کتنا ڈیٹ ہے، وہ نیشنل ڈیٹ اس پہ کتنا ہے، اس نے IMF سے کتنا لیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے آرگنائزیشن اور دوسرے کنٹری سے کتنا لیا ہے۔ اس کا ڈیفینیشن میں نے لکھا ہے کہ نیشنل ڈیٹ، جو کہ آلسو نون ایز پبلک ڈیٹ، اسے پبلک ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے، is the total amount of money owed by a government to its creditor, which include individual, institution and foreign government. It is typically the result of government borrowing money to finance its expenditure when its revenue is not sufficient to cover its expenses. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ قرضہ تب لیتا ہے جب اس کے ساتھ اپنے ایکسپینڈیچر اور اپنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور اس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے کنٹری سے اور دوسرے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور تاکہ وہ اخراجات کو پورا کرے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سمپلی ہمیں اس کو FDI بھی کہتے ہیں، refers to the investment made by a company or individual in one country into business located in other countries۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے کنٹری کا کوئی بندہ، کوئی شہری آ جائے اور آپ کے کنٹری میں انویسٹمنٹ کرے، تو اگر یہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے امپلائمنٹ بھی مل جاتا ہے، روزگار بھی مل جاتا ہے، اور اس طرح GDP بھی اس سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اور جو ٹرمینالوجیز ہے یہ انفلیشن ریٹ سمپلی ہم اس کو کہتے ہیں افراط زر کی شرح، انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر افراط زر کا جو شرح ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے انفلیشن ہوتا ہے، اگر وہ کم ہے تو یہ انفلیشن کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سمپلی جو میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے، the inflation rate is the percentage increase in the general prices level of goods and services in an economy over a specific period of time usually year۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر کا، ایک سال کا ایوریج اگر ہم لے لیں تو اس سے جنرل پرائسز جو ہے عام گڈس کا، اس کا ایوریج لے لیں اور یہ معلوم کرے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے۔ تو اگر یہ زیادہ ہے تو یہ انفلیشن زیادہ ہے، اگر کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفلیشن زیادہ ہے تو وہ کنٹری کرائسس میں ہے، جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کی جو شرح ہے اور جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از ان کرائسس۔ آخری جو ٹرمینالوجی ہے جو اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایکسپورٹ سے جو پیسے آتا ہے وہ آپ کے ساتھ اتنا نہیں ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے پورا ہو جائے۔ عام طور پر جو بزنس ہوتا ہے کنٹری لیول پہ وہ یا تو ایکسپورٹ ہوتا ہے یا امپورٹ ہوتا ہے، اور کنٹری تب ترقی کرتا ہے، تب وہ پروگرس کرتا ہے جب ایکسپورٹ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آپ باہر بیچتے ہوں وہ زیادہ ہے اس کمپیئر ٹو وہ جو آپ اندر ملک کی طرف مطلب جو بزنس آتا ہے اس کو امپورٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسپورٹ زیادہ ہے امپورٹ سے تو the country is in progressing، لیکن اگر امپورٹ زیادہ ہے تو کنٹری کرائسس میں چلا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کمپیریزن پہ، اور یہ ٹاپک کا مین حصہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف کب الیکٹ ہو گیا؟ 11 اپریل پہ جب نو کانفیڈنٹ مومنٹ پیش کیا گیا اگینسٹ عمران خان 10 اپریل پہ، اور شہباز شریف واز الیکٹڈ ایز PM آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان بائی PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اب میں نے لکھا ہے یہ جو سب سے پہلے میں نے
अप्रैल 2022 जो इमरान खान का दौर था, आखिरी महीना था, मैंने इन्फ्लेशन रेट लिखा है कि अप्रैल 2022 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 13.4। और फिर मैंने लिखा है कि जुलाई 2022 में, अब एक महीने बाद जब अप्रैल में वो नॉन कॉन्फिडेंट मोमेंट में वो ही वाज रिमूव्ड, और कौन आया, शहबाज शरीफ। एक दो महीने के अंदर, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने के अंदर अंदर इन्फ्लेशन रेट चला गया 13.4 से 25% तक। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अफरात ज़र की जो शरह थी, महंगाई, सिंपली हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई 13.4 से 25 तक। फिर अक्टूबर में चला गया 27 तक, और फिर जनवरी की, और अब जनवरी में ये चला गया 32% पे। और अब एवरेज अगर हम देख ले तो ये 33% है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया, तकरीबन 30। तो इमरान खान के दौर में जब अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो ये 13.4% था। लेकिन अभी इतने टाइम में ये चला गया, महंगाई का जो शरह है वो 33% पे चला गया। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है इस दौर में, पीडीएम के दौर में। अब आ जाते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट पे। तो जीडीपी ग्रोथ रेट पे मैंने ये सिर्फ एवरेज लिया हुआ है कि 2022 में एवरेज क्या है, वो 5.97 है। लेकिन अब ये काफ़ी गिर गया है, और 2023 में अब एवरेज 3.50% है। मतलब जीडीपी भी काफ़ी गिर गया है। और 2022 में ये एज़ कम्पेयर टू टुडे, एज़ कम्पेयर टू 2023 ये काफ़ी कम हो गया है। अब मैंने एक महीने का लिया है कि अप्रैल 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, तो उस वक़्त जीडीपी ग्रोथ रेट 6% था। और अब अप्रैल 2023 में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और गवर्नमेंट पीडीएम का है, 2022 अप्रैल 2022 में पीटीआई का था हुकूमत। और उस वक़्त में जीडीपी का जो शरह है वो 6% था, काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन 2023 में, अप्रैल 2023 में जो पीडीएम का हुकूमत है वो काफ़ी गिर गया है, और ये 2% पे आ गया है। अब आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एज़ कम्पेयर टू टुडे, पीडीएम का जो हुकूमत है एज़ कम्पेयर टू पीडीएम, ये भी कम है। क्योंकि 2022 में, अगर 2022 का अगर हम एवरेज ले लें तो ये 6.20% है। लेकिन अगर 2023 का हम एवरेज ले लें तो ये 6.40% है। तो ये भी ज़्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू 2022। इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें तो मैंने लिया है सिर्फ इधर इन्फ्लेशन रेट की बजाय मैंने गलत लिखा है। इन्फ्लेशन रेट नहीं है ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने रेड कलर पे लिखा है इन्फ्लेशन रेट, इसकी जगह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें मैंने लिखा है कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब इमरान खान पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, उस एक मंथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से जो लोग आए थे उधर, उसने इन्वेस्ट किए थे, उसकी कीमत 170.60 मिलियन डॉलर था थी। लेकिन अप्रैल 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत है और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, अब ये है वन 156.57 मिलियन। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2022 में ज़्यादा और अप्रैल 2023 में कम है। अब डेट टेकन की बात करें अगर इसकी बात करें तो शहबाज शरीफ ने सिर्फ जून में उसने जो डील किया था आईएमएफ के साथ, वो 2 बिलियन उसने लोन लिया है आईएमएफ से। अब अगर वैल्यू आप डॉलर की बात करें तो मैंने सिर्फ एक मंथ की जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये मतलब ये
ریشو ٹھیک ہے. میں نے لیا ہے کہ یہ سارے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں میں نے مختلف سورس سے لیا ہے، لیکن میں نے سلیکٹ وہی کیا ہے جو سورس سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. تو یہ میں نے اتھینٹک سورس سے لیا ہے، اور 11 فیبروری کو یہ مجھے ملا ہے اتھینٹک سورس. 11 فیبروری 2022 کو جب عمران خان کا حکومت تھا، تو اس دور میں 1 USD ڈالر 174 ہے، 174.84. 174 ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ 174.75 کو ہے ایک ڈالر. لیکن پھر اپریل 2023 تقریباً فیبروری سے لے کر اپریل تک کتنا ٹائم ہے، اس ٹائم میں پھر یہ ڈالر چلا جاتا ہے 283 پہ، 283 پہ. تو اس نے مطلب یہ پاکستانی روپے کافی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس دور میں. یہ اپریل 2022 سے لے کر فیبروری 2022 سے لے کر اپریل 2023 تک پاکستانی روپے میں کافی ڈیویلویشن ہوئی ہے. تو اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو میں نے یہ کمپیریزن کی ہے، اس سے آپ خود لے لیں اور یہ دوبارہ بھی پڑھیں، دیکھیں یہ ویڈیو دوبارہ بھی یہ کمپیریزن دیکھیں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کون ذمہ دار ہے اس کرنٹ کرائسس کے لیے، کیا یہ پی ٹی آئی ہے یا پی ڈی ایم ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.